आफ्टरनून एवरीवन। फिर से कंटिन्यूस करते हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स को। अपन पढ़ रहे थे वैसे रेस्पिरेटरी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ रहे थे, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना चल रहा था। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ अपन ने डिस्कस कर ली थी, तो उसी सीरीज को कंटिन्यूस करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक और नई डिजीज़ कंडीशन, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी फेलियर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अपन रेस्पिरेटरी फेलियर की। तो रेस्पिरेटरी फेलियर कोई डिजीज नहीं है, बल्कि एक कंडीशन है जिसमें अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम और बॉडी के दूसरे सिस्टम भी इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स कह सकते हैं अपन कि रेस्पिरेटरी फेलियर इज नॉट ए डिजीज कंडीशन, इट इज एन कंडीशन दैट ओकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ वन और मोर डिजीज। बहुत सारी डिजीज के कारण होने वाली एक कंडीशन है रेस्पिरेटरी फेलियर, इन्वॉल्विंग द लंग्स और अदर सिस्टम्स, जिसके अंदर हमारे लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं और ये कंडीशन बॉडी के अदर सिस्टम को भी अफेक्ट करती है, जैसे अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, सारे सिस्टम इस डिजीज से अफेक्ट होते हैं। सारे डिजीज में इस कंडीशन के कारण सारे सिस्टम में इस कंडीशन के कारण सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन की अपन बात करें तो रेस्पिरेटरी फेलियर इज ए सडन लाइफ थ्रेटनिंग डिटोरिएशन ऑफ गैस एक्सचेंज फंक्शन ऑफ द लंग्स। मीन्स नाम से ही पता चल रहा है अपन डिजीज का नाम है रेस्पिरेटरी एंड फेलियर। तो रेस्पिरेटरी और फेलियर का मतलब होता है कि जो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन था वो उसका फेल हो जाना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फंक्शन होता है, अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन होता है गैस एक्सचेंज करना। मीन्स हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है मेटाबॉलिज्म के लिए, तो जितनी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई करना। देन जब बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाएगी तो उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके हमारी सेल्स मेटाबॉलिज्म करती है। मेटाबॉलिज्म में उस ऑक्सीजन का यूज करती है और एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। और जब मेटाबॉलिज्म होगी तो हमारी बॉडी के अंदर एक वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा जिसको अपन बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है? बॉडी की मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का दूसरा काम होता है इस वेस्ट प्रोडक्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड को, बॉडी से बाहर निकालना। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का नॉर्मल फंक्शन होता है कि जितनी ज़रूरत होती है उतनी ऑक्सीजन सप्लाई करना और उस ऑक्सीजन से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसको बॉडी से बाहर निकालना। अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा करने में फेल हो जाता है, मीन्स जितनी ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर नहीं भेज पाता, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर। अब अगर ऐसा हो जाए, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाए, तो क्या होगा क्या कि ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं भेज पाएगा, तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो डेफिनेशन दे सकते हैं अपन, रेस्पिरेटरी फेलियर इज ए सडन लाइफ थ्रेटनिंग डिटोरिएशन ऑफ गैस एक्सचेंज फंक्शन ऑफ द लंग्स। मीन्स हमारे लंग्स का जो गैस एक्सचेंज करने का फंक्शन होता है उसके अंदर डिटोरिएशन आ जाता है, अबनॉर्मलिटी आ जाती है। गैस एक्सचेंज करने में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाता है। देन इट एक्सिस्ट व्हेन द exchange of oxygen and carbon dioxide in the lungs can not keep up। लंग्स एक्सचेंज नहीं कर पाता ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विथ द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन, जितनी ज़रूरत है उतनी सप्लाई नहीं कर पाता, एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन बाय द सेल ऑफ द बॉडी, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको बाहर भेज नहीं पाता। तो अपन ने इसकी डेफिनेशन में सिंपल सा बोला है कि सडन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें क्या होता है, हमारी बॉडी का गैस एक्सचेंज फंक्शन गड़बड़ हो जाता है, और गड़बड़ होने पर क्या होगा कि ऑक्सीजन कंजप्शन जितनी ज़रूरत है उतना ये सप्लाई नहीं कर पाता, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर बन रही है उसको बाहर निकाल नहीं पाता। तो इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। तो यूजुअली रेस्पिरेटरी फेलियर को अपन दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर और दूसरा होता है क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर एंड क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर क्या होता है। ये होता है कि इट इज डिफाइंड एज ए फॉल इन आर्टेरियल ऑक्सीजन टेंशन। एक्यूट के अंदर क्या होता है, हमारी जो आर्टरी के अंदर
अपन ने जब शुरुआत में डायग्नोस्टिक प्रोसीजर पढ़े थे तो वहाँ पे अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, एबीजी एनालिसिस, एटीरियल ब्लड गैस। मीन्स हमारे ब्लड के अंदर जो घुली हुई गैस होती है आर्टेरियल ब्लड के अंदर, उसका प्रेशर अपन ने देखा था। और 3 चीज़ें पढ़ी थी अपन ने। एक पढ़ा था अपन ने PaO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसको अपन ने दूसरा पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, PaCO2। देन पढ़ा था बाइकार्बोनेट लेवल और ब्लड की pH। तो इसमें क्या होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में इट इज डिफाइंड एज फॉल इन आर्टेरियल ऑक्सीजन टेंशन। मीन्स PaO2 कम हो जाता है, क्योंकि जब लंग्स ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घट जाएगा टू लेस देन 50 mmHg। नॉर्मल 80 to 100 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 mmHg से कम हो जाएगा, जिसे अपन नाम देते हैं हाइपोक्सेमिया। क्या नाम देते हैं, हाइपोक्सेमिया। तो हाइपोक्सेमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव नहीं हो पाएगी। मीन्स राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, या अपन कह सकते हैं PaCO2 बढ़ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। कितने से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, 50 mmHg। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में मैं बोल सकता हूँ कि PaO2 50 से कम हो जाएगा, 50 mmHg से कम हो जाएगा, और PaCO2 50 mmHg से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। और दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जब भी हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा घटती है और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हमारी ब्लड की pH ऑपोजिट होते हैं। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते ही हमारे ब्लड की pH घटेगी। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर जो हमारी ब्लड की pH है वो नॉर्मल से कम हो जाएगी, मीन्स लेस देन 7.35 से कम हो जाएगी। या मैं कह सकता हूँ pH का कम होना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, और कार्बन रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम के कारण जो एसिडोसिस हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर क्या होता है, हाइपोक्सेमिया होता है, हाइपरकैप्निया होता है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घटती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, हाइपरकैप्निया होता है, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप होती है। तो ये इस प्रकार होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। देन बात करते हैं अपन सेकंड, क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर। क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर मीन्स अगर किसी पर्सन को एक बार एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ और उसके बाद फिर से उसको बार बार इंसिडियसली रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, तो वो कंडीशन प्रोग्रेस होकर क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर कहलाती है। मीन्स क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर इज डिफाइंड एज ए डिटोरिएशन इन द गैस एक्सचेंज फंक्शन ऑफ द लंग्स। लंग्स का गैस एक्सचेंज फंक्शन अब नॉर्मल हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है उसके अंदर। दैट डेवलप्स इंसिडियसली, बार बार होता है, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, बार बार लंबे टाइम तक होता रहता है, आफ्टर एन एपिसोड ऑफ ARF एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। मीन्स किसी पर्सन को एक बार एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ, उसके बाद बार बार उसको अगर रेस्पिरेटरी फेलियर होता रहता है लंबे टाइम तक, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर। मीन्स मैं कह सकता हूँ कि एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर ही बाद में अगर लंबे टाइम तक बना रहता है तो वो कंडीशन कहलाती है क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर। तो इस तरह से 2 टाइप होते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर के, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर एंड क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी इटियोलॉजी की, क्या कारण होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर होने के लिए। तो मैंने बताया था कि रेस्पिरेटरी फेलियर एक डिजीज नहीं है बल्कि एक कंडीशन है जो बहुत सारी डिजीज के कारण डेवलप हो सकती है और बहुत सारे सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। तो कई डिजीज होंगी, कई कारण होंगे जो रेस्पिरेटरी फेलियर होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो इन सारे कारण को मैंने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, एक पल्मोनरी डिसऑर्डर्स और दूसरे नॉन पल्मोनरी डिसऑर्डर। मीन्स कुछ लंग्स से रिलेटेड कारण होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होगी जिनके कारण किसी पेशेंट का रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, और दूसरे वो कारण होंगे, दूसरी डिजीज होगी, दूसरे सिस्टम से रिलेटेड कोज होंगे जिनके कारण भी पर्सन का रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पल्मोनरी डिसऑर्डर की। पल्मोनरी डिसऑर्डर को के अंदर अपने आते हैं, सबसे पहले डिजीज की मैं बात करूं तो सीवियर इन्फेक्शन।
अगर किसी पर्सन को सीवियर इन्फेक्शन है तो सीवियर इन्फेक्शन के कारण रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। दूसरा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मीन्स ब्लड के अंदर कोई एम्बुलस का फॉर्मेशन हो गया, कोई मूविंग ब्लड क्लॉट है या कोई मास है ब्लड के अंदर जो ट्रेवल कर रहा है और वो ट्रेवल करता करता पल्मोनरी आर्टरी के अंदर या पल्मोनरी ब्लड वेसल्स के अंदर पहुंच गया तो उसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी पल्मोनरी सिस्टम के लंग्स के ब्लड सर्कुलेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और गैस एक्सचेंज को ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, गैस एक्सचेंज प्रॉपर हो नहीं पाएगा और रेस्पिरेटरी फेलियर डेवलप हो जाएगा। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण हो सकता है। देन पल्मोनरी एडिमा, अगर लंग्स के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो गया तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। तो पल्मोनरी एडिमा होने के कारण भी गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा एंड रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। उसी तरह एटलेक्टासिस मीन्स लंग्स का कोलैप्स हो जाना। देन चेस्ट ट्रोमा, चेस्ट को कोई ट्रोमा होने के कारण। सीओपीडी, क्योंकि सीओपीडी में भी अपन ने पढ़ा था 3 डिजीज से मिलके बना है, अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्पाइसेमा। अस्थमा के अंदर ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कारण ब्रोंक्यूल्स के अंदर म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाता है और एम्पाइसेमा में एल्वियोलाई डिस्टर्ब हो जाती है, उनका डिस्टेंशन हो जाता है, वो डैमेज हो जाती है। तो इस सीओपीडी कंडीशन के अंदर भी गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा, देन रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। देन नेक्स्ट कैंसर, कैंसर के कारण प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड का कलेक्ट हो जाने के कारण। देन हीमोथोरेक्स, प्लूरल कैविटी के अंदर ब्लड कलेक्ट होने के कारण। न्यूमोथोरेक्स, प्लूरल कैविटी में एयर कलेक्ट होने के कारण। देन न्यूमोनिया मीन्स लंग का जो पेरेनकाइमा होता है, एल्यूले, एल्यूलार डक्ट एंड ब्रोंक्यूल्स, उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, उनके अंदर म्यूकस का एक्जुडेंट का कलेक्ट हो जाना, उस वजह से भी हो सकता है। देन ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक डिजीज कंडीशन होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसको नेक्स्ट क्लास में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उसके कारण भी रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। तो इस तरह से ये कुछ कॉमन कोज होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, जिनकी वजह से किसी पर्सन के अंदर रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। देन सेकंड कैटेगरी के अंदर अपन बात करते हैं नॉन पल्मोनरी डिसऑर्डर। अदर सिस्टम्स के भी कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके कारण किसी पर्सन का रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। सच एज फर्स्ट वन CNS डिस्टर्बेंस, क्योंकि अपने बॉडी का जो कंट्रोलर होता है, सारे सिस्टम को कंट्रोल करने वाला, वो हमारा ब्रेन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। तो अगर हमारे ब्रेन के अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो गया, जैसे हेड इंजरी हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो गया या इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया, कोई नेक्रोसिस हो गया, कोई ट्यूमर हो गई, और उसकी वजह से अगर अपना रेस्पिरेटरी सेंटर अफेक्ट हो रहा है, जो ब्रेन के अंदर अपना मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर है वो अफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से, तो भी रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। देन अनस्थेसिया इफेक्ट, साइड इफेक्ट ऑफ अनस्थेसिया, अगर किसी पेशेंट को अनस्थेसिया दिया है अपन ने सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, तो अनस्थेसिया के कारण भी रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। देन यूज ऑफ सडेटिव ड्रग्स का यूज करने के कारण, क्योंकि ये भी रेस्पिरेटरी डिप्रेजेंट होते हैं। देन कार्डियक सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन के रूप में, थोरासिक सर्जरी, देन पोस्ट ऑपरेटिव रिएक्शन में, देन न्यूरोमस्कुलर सिंड्रोम, कोई न्यूरोमस्कुलर डिजीज के में भी हो सकता है। देन प्रोलोंग्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन, अपन ने पढ़ा था मैकेनिकल वेंटिलेशन, और मैकेनिकल वेंटिलेशन का भी कॉम्प्लिकेशन अपन ने पढ़ा था कि वेंटिलेटर डिपेंडेंसी हो जाती है पेशेंट के अंदर, पेशेंट वेंटिलेटर पे डिपेंड हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी अगर अपन किसी पेशेंट के अंदर प्रोलोंग्ड वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज करते हैं तो भी उसका रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। देन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सच एज हाइपोथायरॉयडिज्म, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंदर भी, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर बॉडी की मेटाबॉलिज्म नहीं होती, और मेटाबॉलिज्म नहीं होती तो एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, और जब एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता तो बॉडी के सारे सिस्टम्स के फंक्शन डिक्रीज हो जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर के, रेस्पिरेटरी के, सारे जितने भी फंक्शन हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाने के कारण, बॉडी की जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है वो नहीं होने के कारण भी रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। तो इस तरह से ये 2 कैटेगरी के कोज होते हैं, पल्मोनरी कोज एंड नॉन पल्मोनरी कोज, जो रेस्पिरेटरी फेलियर होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। देन नेक्स्ट बात करूँ मैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, कि रेस्पिरेटरी फेलियर कैसे डेवलप होता है।
तो इस पैथोफिजियोलॉजी को अपन इजीली स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस प्रकार कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होती है इम्पेयर्ड वेंटिलेशन और परफ्यूजन इन लंग्स। कि जो भी अपन ने अभी तक कारण पढ़े, पल्मोनरी कारण या नॉन पल्मोनरी कोज, तो उनमें से किसी कारण की वजह से एक कारण हो सकता है, दो चार साथ में भी कारण हो सकते हैं। जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है उस फैक्टर के कारण क्या होगा, इम्पेयर्ड वेंटिलेशन और परफ्यूजन इन लंग्स। मीन्स लंग्स अच्छे से गैस एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, जितनी ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएंगे, और बॉडी के अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको बाहर निकाल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, इटियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर अपन देखते हैं कि लंग्स का गैस एक्सचेंज फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएगा। और जब भी गैस एक्सचेंज इम्पेयर्ड होगा, अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, सारी सेल्स के मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। और जब भी ब्लड वॉल्यूम कम होती है, ब्लड सप्लाई कम होती है या ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है टिश्यू को, तो नर्वस सिस्टम फर्स्ट सिस्टम होता है अपना बॉडी का जो अफेक्ट होता है। तो जैसे ही इम्पेयर्ड वेंटिलेशन होगा या परफ्यूजन इम्पेयर्ड होगा तो सीएनएस के फंक्शन गड़बड़ हो जाएंगे, इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑक्सीजन कम हुई, ऑक्सीजन कम होते ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि अब बॉडी का मेन सीपीयू वही होता है, उसको कंटिन्यूअस ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है, नहीं तो वो काम सही से नहीं कर पाता। और जैसे ही सीएनएस गड़बड़ हुआ, सीएनएस के अंदर प्रॉब्लम हुई, तो वो अपनी बॉडी का सीपीयू होता है, पूरा कंट्रोलर होता है, सीपीयू के अंदर अबनॉर्मलिटी होते ही बाकी के सारे जो भी सिस्टम है वो अबनॉर्मल हो गए, उनके अंदर प्रॉब्लम आ गई। तो सीएनएस डिस्टर्ब होते ही क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम काम करना बंद कर देगा। और जब न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंदर अबनॉर्मलिटी आई, साथ में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम काम करना बंद कर देगा, और इधर पल्मोनरी डिसफंक्शन, मीन्स बॉडी के जितने वाइटल ऑर्गन्स है, वाइटल फंक्शंस है, उन सारे फंक्शंस के अंदर क्या हो जाएगा, अबनॉर्मलिटी आ जाएगी। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अबनॉर्मलिटी आई मीन्स ऑक्सीजनेशन फेलियर। अब रेस्पिरेशन मेंटेन नहीं हो पाएगा, बॉडी के सारे टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का डिप्रीवेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और उसी कंडीशन को अपन नाम देते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। तो इस तरह से एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। और एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर होने के बाद अगर किसी पर्सन को बार बार रेस्पिरेटरी फेलियर होता रहता है तो उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर। तो इस तरह से ये पैथोफिजियोलॉजी होती है कि कैसे एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर डेवलप होता है, देन उसी से आगे जाके क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। देन अपन बात करते हैं इस डिजीज के क्लिनिकल फीचर्स की, कि रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर किस प्रकार के साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो मोस्टली अपन ने पढ़ा था कि अपना सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे एजिटेशन मिलेगी उस पेशेंट के अंदर, देन डिसओरिएंटेशन, उसको टाइम प्लेस पर्सन के बारे में अवेयरनेस नहीं रहेगी, डिसओरिएंटेशन हो जाएगा। डिलीरियम, डिलीरियम मीन्स क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, वो अपने सराउंडिंग थिंग्स के बारे में कि मैं कहाँ पर हूँ, किस जगह हूँ, मुझे कौन यहाँ पे लेकर आया, उन किसी चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं रहेगा। देन रेस्टलेसनेस होगी पेशेंट को, देन सीजर भी आ सकते हैं, सीजर्स, और कन्फ्यूजन डेवलप हो जाएगा, उसके अंदर कन्फ्यूजन रहेगा। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो जाएगी। और अगर सीवियर कंडीशन है रेस्पिरेटरी फेलियर की तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, और डिसरिथमिया रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर देखने को मिलता है। इसके साथ ही अदर सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कफिंग, फैटिग, साइनोसिस, वेट लॉस, चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट, डिसअपनिया एंड अनेबल टू स्पीक इन कंप्लीट सेंटेंस, क्योंकि क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगी, कॉन्शियसनेस के लेवल्स में अल्ट्रेशन आ जाएगा, डिलीरियम हो जाएगा। तो इन सब के कारण पेशेंट कंप्लीटली पूरी तरह से अच्छे से स्पीक नहीं कर पाएगा, अनेबल टू स्पीक इन कंप्लीट सेंटेंसेस। तो इस तरह से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड और कुछ अदर सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स यहाँ पे पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। अब अपने को डायग्नोस करना होता है इस कंडीशन को, तो डायग्नोस करने के लिए अपन पहले पेशेंट की सबसे पहला काम होता है
डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके अलावा लंग्स की स्टेटस को देखने के लिए निमोनिया को या हिमोथोरेक्स को, न्यूमोथोरेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। ऑक्सीजन का कितना लेवल है, PaO2, PaCO2, ब्लड की पीएच को आइडेंटिफाई करने के लिए एबीजी एनालिसिस करते हैं। कार्डियोवास्कुलर स्टेटस को आइडेंटिफाई करने के लिए, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए ईसीजी करवाते हैं। देन इसके साथ कंप्लीट ब्लड काउंट और सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स और पल्स ऑक्सीमेट्री, क्योंकि कैपिलरी ब्लड के अंदर जो डाइल्यूटेड ऑक्सीजन है उसका पता लगाने के लिए पल्स ऑक्सीमेट्री भी करवाते हैं अपन। इसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक है मैनेजमेंट। इस डिजीज का मैनेजमेंट कैसे करते हैं और मैनेजमेंट के क्या गोल रहते हैं। अगर कोई अपने पास रेस्पिरेटरी फेलियर का पेशेंट आया है तो अपने क्या गोल रहेंगे उसका मैनेजमेंट करने के लिए। तो अपने गोल इस प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है टू डिस्कवर अंडरलाइंग कोज। फर्स्ट गोल होता है अपने कि रेस्पिरेटरी फेलियर के पीछे क्या कारण है, उस कारण को आइडेंटिफाई करना। देन आइडेंटिफाई करने के बाद उस कारण को ट्रीट करना, जो भी कारण था इस रेस्पिरेटरी फेलियर के पीछे उसको ट्रीट करना। जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो उसको ट्रीट करना, या प्लूरल इफ्यूजन के कारण हुआ है तो उस प्लूरल इफ्यूजन को ठीक करना, थोरासेंटेसिस करना, या निमोनिया था तो निमोनिया को ट्रीट करना। जो भी अंडरलाइंग कोज था रेस्पिरेटरी फेलियर के पीछे उसको फाइंड आउट करके उसको ट्रीट करना। देन जो नॉर्मल गैस एक्सचेंज हो रहा था उसको रिस्टोर करना और पेशेंट के वेंटिलेशन को मेंटेन करके रखना, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रखना। ये अपने मैनेजमेंट के मेजर गोल्स होते हैं। और इन गोल को फुलफिल करने के लिए अपन क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, जिसके अंदर अपन फर्स्ट यूज करते हैं शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर सच एज एल्बुटेरोल। देन कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं अपन, जैसे मेथिलप्रेडनिसोलोन। देन अगर मान लो रेस्पिरेटरी फेलियर होने के पीछे पल्मोनरी एडिमा कारण था या हार्ट फेलियर के कारण रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा मीन्स लंग्स के अंदर फ्लूइड कलेक्ट हो रखा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल या गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो उस फ्लूइड को निकालने के लिए अपन यूज करते हैं डायूरेटिक्स। और डायूरेटिक्स में लूप डायूरेटिक्स फ्रूसेमाइड यूज करते हैं अपन, जो क्या करता है पल्मोनरी कंजेशन को डिक्रीज करने का काम करेगा। देन अगर मान लो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम के कारण रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है, जैसे कि ये कंडीशन होती है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन मीन्स जो एट्रियल रिदम होती है, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, वो अबनॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं। और जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस ज़्यादा होंगे तो आगे एट्रियम वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड पंप नहीं करेंगे, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड पंप नहीं होगा तो आगे पास आउट नहीं होगा और ऑक्सीजन सेल्स टिश्यू को एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो उस कंडीशन में जो एट्रियल डिस्ट्रीमिया डेवलप हो रखा है उसको ट्रीट करने के लिए अपन यूज करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जैसे एम्लोडेपिन, नेफिडेपिन, वो सारी ड्रग्स अपन यूज करते हैं इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए कि अगर रेस्पिरेटरी फेलियर एट्रियल फिब्रिलेशन के कारण हुआ है तो। देन इसके अलावा सेडेटिव्स यूज कर सकते हैं, पेन को रिमूव करने के लिए एनाल्जेसिक ड्रग अपन यूज करते हैं। और अगर कोई अंडरलाइंग कोज डिजीज है जैसे निमोनिया या कोई दूसरी इन्फेक्टिव कंडीशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक ड्रग्स भी अपन यूज करते हैं। देन इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट नर्सिंग इंटरवेंशन, कि किसी पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर वाले पेशेंट की केयर करते समय नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, अपने को क्या क्या इंटरवेंशंस करने होते हैं। तो इस प्रकार है, फर्स्ट वन आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, कि सबसे पहले रेस्पिरेटरी फेलियर के पीछे का जो कारण है उसको आइडेंटिफाई करो और उसका ट्रीटमेंट करो। देन एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू मेंटेन PaO2 लेवल हायर देन 60 to 70 mm ऑफ Hg, कि पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है ताकि अपन ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन कर सकें और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है, जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर कंफर्टेबल पोजीशन होती है फॉलर पोजीशन। इसके अलावा पेशेंट को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए एनकरेज करना है, ब्रोंकोडाइलेटर अपने को एडमिनिस्टर करने हैं जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं। देन अगर मैकेनिकल वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट है तो पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर देना है और उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो ये अपने कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशन होते हैं जो अपने को करने होते हैं।
तो इस तरह से ये थी आज की अपनी डिजीज कंडीशन रेस्पिरेटरी फेलियर, इसके 2 टाइप, इसकी इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट एंड नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी की जो डिजीज है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे।